नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो है दोस्तों हरियाणा सीईटी मेंस के लिए आप लोगों को पता है अभी डेट आ चुकी है। उसके लिए जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे सीईटी मेंस के लिए, और ये जो क्वेश्चन करेंगे ये आपके जो है दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस जो है इसमें भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में जो है हम हरियाणा सीईटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। तो इनके लिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। आप क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टाइम एंड वर्क से जो है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कीजिए आप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह जो है आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल पे आते हैं। ये भी बात रहेगी, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो सीईटी जो मेंस होगा या सीईटी जो है डी ग्रुप होगा उसमें इससे आसान ही क्वेश्चन बन के आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बताता है हमें किसी कार्य को ए उतने समय में करता है जितने समय में बी सी मिलकर कार्य करते हैं। बी और सी मिलकर कार्य करते हैं दोस्तों। बताता है हमें ए जो है उतने समय में कार्य करता है जितने समय में बी और सी मिलकर कार्य करते हैं। ए जितना समय लेता है काम करने में, बी और सी उतना ही समय लेते हैं काम करने में। तो मतलब ये हुआ कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है बी और सी की, दोनों की जोड़ने के बाद जो एफिशिएंसी होती है उसके बराबर आती है। मतलब ए जितने यूनिट काम करता है बी और सी मिलकर उतने ही यूनिट काम करेंगे। आपको पता है, आपको अब क्वेश्चन में अच्छे से बताया गया है। इसने हमें बताया है कि यदि ए बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी मिलकर काम को करते हैं कितने दिन में दोस्तों? 10 दिन में। फिर कहता है तथा सी अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है। सी अकेला जो है काम को करता है 50 दिन में। कितने दिन में करता है? 50 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? हमें बताना है कि बी अकेला जो है कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आपको इस बात का पता है दोस्तों, जब भी टाइम देता है हमें, क्या देता है दोस्तों? समय बताता है। 10 दिन और 50 दिन बताया है। 10 दिन और 50 दिन का जब आप एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? एलसीएम लेंगे तो आपके पास निकल के आएगा टोटल वर्क। क्या निकल के आएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब है कि कोई भी अगर काम है तो ये टोटल यूनिट निकल के आती है। 10 और 50 का एलसीएम लिया हमने, जो कितना निकल के आता है? 50। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल काम जो है वो 50 यूनिट था। कोई भी काम था, मान के चलते हैं, अगर मान लिया मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल जो है 50 चेयर बनानी थी दोस्तों। कितनी चेयर बनानी थी? 50 चेयर बनानी थी। तो बताता है ए और बी मिलकर 10 दिन में 50 चेयर बना देते हैं। अगर 10 दिन में 50 चेयर बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे? एक दिन में बनाएंगे 5 चेयर। कितनी बनाएंगे दोस्तों? 5 चेयर। मतलब एक दिन का वर्क निकल के आता है हमारे पास, कितना आता है? 5 यूनिट कार्य। 5 यूनिट मतलब 5 चेयर बनाते हैं। सी अकेला अगर 50 दिन में करता है काम को, मतलब 50 चेयर 50 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा दोस्तों? एक दिन में बनाएगा 1। यह आ गई हमारे पास एफिशिएंसी।
कि ए और बी मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, सी अकेला 1 यूनिट काम करता है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी, कौन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कितने यूनिट करेंगे, कितनी चेयर बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये बनाएंगे 6। कितनी बनाएंगे दोस्तों? 6 चेयर बनाएंगे। अब आप देखिए, ए जितना काम करता था, ए जितना काम करता था, बी और सी मिलकर उतना ही कार्य करते हैं। तो उतना ही कार्य करते हैं तो टोटल कार्य करते हैं एक दिन में 6 यूनिट। अगर 6 यूनिट करते हैं तो ए 3 यूनिट काम करेगा, बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, बी और सी मिलकर दोनों कितना काम करेंगे, 3 यूनिट कार्य करेंगे। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब बताता है कि सी तो जो है वो कितने यूनिट कार्य करता है, सी कार्य करता है 1 यूनिट। अगर सी 1 यूनिट कार्य करता है, कितने यूनिट कार्य करता है दोस्तों? 1 यूनिट है। दोनों मिलकर 3 यूनिट कार्य करते हैं, तो बी कितना काम करेगा? बी काम करेगा 2 यूनिट। कितना करेगा? देखिए, ए अकेला कार्य करता है, 3 चेयर बनाता है एक दिन में। बी और सी दोनों मिलकर बनाते हैं 3 चेयर एक दिन में। तो अकेला सी बनाता है 1 चेयर, तो बी कितनी बनाएगा? 2 चेयर बनाएगा। इसने पूछा है कि अगर बी अकेला काम करे, बी अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा? तो 50 चेयर टोटल बनानी है। एक दिन में अगर बी 2 चेयर बनाता है तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर देगा? 25 दिन में जो है, 25 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। कितने दिन में कर देगा दोस्तों? 25 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भर सकता है और दूसरा 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाता है तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? आपके सामने जो है ऑप्शन लिख देता हूं दोस्तों मैं। ऑप्शन है 180 मिनट, 180 मिनट। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी आपका रहेगा 360 मिनट, 360 मिनट। ऑप्शन सी जो है वो रहेगा आपका 353 मिनट। ऑप्शन सी रहेगा 353 मिनट। और ऑप्शन डी जो है वो आपका रहेगा 253 मिनट, 253 मिनट। क्वेश्चन कीजिए आप, आंसर बताइए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक टंकी में 2 नल लगे हैं। पहला नल टंकी को पूर्णतः 45 मिनट में भर सकता है। मैं मान लेता हूं दोस्तों 2 नल हैं। एक नल जो है वो है हमारे पास ए और एक नल जो है वो है बी। ये 2 नल हैं ए और बी। ए जो है वो 45 मिनट में टंकी को भर सकता है। भरने वाला नल जो है वो है और 45 मिनट में भर सकता है। एक नल जो है पानी को खाली करता है, मतलब टंकी को खाली करता है और बताता है कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में। कितने घंटे में? 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम लेते हैं, टोटल वर्क देखते हैं कि टंकी जो है वो कितने लीटर की है, टंकी की टोटल धारिता क्या है। वो जब हम देखते हैं तो 45 और 60 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 180। कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। 180 जो है टोटल एलसीएम निकल के आता है। 45 से जब 180 को भाग देते हैं 4 आएगा, 60 से भाग देते हैं 180 को 3 आएगा। ए जो है ए 4 लीटर पानी डालता है, लेकिन बी क्या करता है? 3 लीटर पानी निकालता है। यही बात है दोस्तों। हमें पता चल गया कि ए जो है वो क्या करता है दोस्तों? 4 लीटर जो है पानी डालता है और बी क्या करता है? 3 लीटर पानी अगर निकालता है तो पहले चलाया गया कौन? ए।
पहले कौन चलाया जाता है दोस्तों? ए जो है जब चलाया जाता है तो 4 लीटर पानी डाल देता है, लेकिन जब अगली मिनट में बी चलाया जाता है तो बी पानी निकालता है 3 लीटर। तो 2 मिनट में टोटल कार्य कितना होता है? 2 मिनट में कार्य होता है 1 लीटर पानी जो है टंकी में डलता है। कितना डलता है दोस्तों? 1 लीटर जो है 1 लीटर पानी डल जाता है। अब आप कहेंगे सर 180 लीटर डालना है, तो 1 की गुना जो है हम करते हैं दोस्तों कितने किसके साथ? 180 के साथ। तो इस साइड भी अगर मैं 180 करता हूं तो इसका मतलब आ गया ये 360 मिनट। कितना हो गया दोस्तों? 360 मिनट में जो है 180 लीटर पानी डल जाएगा और टंकी भर जाएगी। जो आपका आंसर जो है बिल्कुल गलत होगा साथियों। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना है आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को अच्छे से जो है क्वेश्चन को समझ के करना है। मान लिया कोई टंकी है दोस्तों, ये कोई भी टंकी है, इस टंकी में जो है पानी डालते हैं, पानी डाला जाता है, और इसमें जब पानी डाला जाता है तो इसमें ये पानी डाल दिया जाता है कुछ भी। टोटल धारिता जो है टंकी की, टोटल धारिता वो कितनी है दोस्तों? यहां तक टंकी की टोटल धारिता जो है वो है कितने लीटर की? 180 लीटर की। कितने लीटर की है? 180 लीटर की जो है ये टंकी है। इसके बाद जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए ये जो है लास्ट में ए कितने लीटर पानी डालता है? 4 लीटर। अगर 4 लीटर पानी डालता है तो वो 4 लीटर आप एक बार के लिए माइनस कर लेंगे 176। आप टंकी में पानी डलवाएंगे 176 लीटर। कितना पानी डलवाएंगे? 176। अपनी मर्जी से आपको कुछ कम करना है और कुछ कम करके पानी डलवाना है, तो वो जो है जो प्लस वाला है उतना आप कम कर सकते हैं, मतलब 4 कम कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं यहां तक टंकी की जो धारिता है वो है 176। 176 का मतलब इतने लीटर, तो 176 लीटर अगर पानी डाला जाता है 176 लीटर, तो हम कहेंगे 176 मिनट, 176 के साथ मिनट की गुना करेंगे तो ये आ गया 352 मिनट। मतलब 352 मिनट में जो है क्या होता है दोस्तों? ये टंकी इतनी भर जाती है। 352 मिनट में इतनी टंकी भर जाती है। और 352 मिनट में अगर टंकी इतनी यहां तक अगर टंकी भरी है दोस्तों, तो ये जो बचा है यहां पे कितने लीटर पानी आएगा? 4 लीटर। 4 लीटर। अब अगली मिनट में जो है, अगली मिनट में ए को चलाया जाता है, ए जो है अगली मिनट में चलाया जाता है और ए 4 लीटर पानी डाल देता है। तो 1 मिनट में अगर ये 4 लीटर पानी डालता है तो टोटल टंकी में पानी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो अपने पास पहले मिनट कितनी है? 352 मिनट है, और अगले मिनट में 352 मिनट ये है साथियों। अगले मिनट में टंकी जो है पूरी भर जाएगी, और पूरी भरने के बाद जो है हमें बी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो 353 मिनट में जो है टंकी पूरी भर जाएगी। 353 मिनट जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा भी होगा कि पहले जो है मान लिया कोई खंबा है, उसके ऊपर एक बंदर जाता है। पहले वो बंदर जो है 4 फुट की एक छलांग लगाता है, 4 फुट ऊपर जाता है, और अगली छलांग में वो 3 फुट वापिस नीचे आ जाता है दोस्तों। 3 फुट वापिस आ जाता है। फिर यहां से क्या करता है दोस्तों? ये 4 फुट फिर जाता है और फिर 3 फुट वापिस आ जाता है। फिर 4 फुट जाता है यहां से, फिर 3 फुट वापिस आ जाता है। तो इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। वो क्वेश्चन भी सेम इसी कंसेप्ट पे होते हैं। आप जो है ऊपर से थोड़ा कम मान लेते हैं। जितनी खंबे की हाइट बताई गई है, मान लिया 180 फुट है, 50 फुट है, जो भी है, उससे थोड़ा जितना वो प्लस हो रहा है, जितना छलांग में ऊपर जा रहा है, वो आप कम करेंगे और कम मान के जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए 3 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर और 2 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर
का अनुपात 19:6 है। दर ज्ञात करें। रेट बतानी है आप लोगों को, दर बतानी है। रेट क्या है? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 ए 14:2/3%। ऑप्शन नंबर बी 11:1/9%। ऑप्शन नंबर सी 12:1/2%। और ऑप्शन नंबर डी है 16:2/3%। यहां पे लिख लीजिए आप 14:2/7%। 14:2/7%। ये आपके ऑप्शन है। बताइए क्वेश्चन। देखिए क्या बताता है यहाँ पे, 3 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर और 2 वर्ष के सीआई व एसआई के अंतर का अनुपात 19:6 है। सीआई और एसआई का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का 3 वर्ष का, कितने वर्ष का दोस्तों? 3 वर्ष का ये अंतर बताया गया है। कितना बताया गया है अपने को कि रेशियो जो है वो कितना रहेगा? 19 रहेगा। और फिर बताता है 2 वर्ष का सीआई का और एसआई का अंतर कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का जो है अंतर का रेशियो, इन दोनों का अनुपात बताता है। अनुपात कितना बताया गया है हमें? दोनों का अनुपात जो है वो बताया गया है 19:6। 19:6 बताया गया है। ये बात है। देखिए क्या है, क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं वो चीज समझिए आप। आपको पेंडुलम आता होगा दोस्तों, पेंडुलम से आपने क्वेश्चन किए होंगे। नहीं भी आता तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ये कहता हूं 1000 रुपए, 1000 रुपए किसी व्यक्ति ने उधार लिए। कितने रुपए लिए दोस्तों? 1000 रुपए किसी व्यक्ति ने उधार लिए। और जो दर है, दर मान लेते हैं हम 10%, 10% रही है। कुछ भी मान लीजिए आप, 10% है। 1000 मान लेते हैं, 8000 मान लेते हैं, 20%, कुछ भी मानते हैं हम। मैं एक बार बेसिक सा समझाता हूं। 1000 रुपए मान के, तो 1000 रुपए का 10% है। पहले साल का जो ब्याज होगा, पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष होगा 1000 का 10%। आप कहेंगे सर 1000 का 10% होता है 100 रुपए। कितने रुपए होता है? 100 रुपए। दूसरे साल का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो 1000 का 10% पहले तो ब्याज लगेगा 100 रुपए, फिर 100 पे ब्याज लगेगा 10%, जो कितने रुपए आ गए दोस्तों? 10 रुपए। कितने आ गए? 10 रुपए। इतनी बात समझे हो? पहले क्या होगा कि 3 साल में बांट दिया जाता है। पहले साल 1000 पे ब्याज लगता है 1000 रुपए, दूसरे साल 1000 पे ब्याज लगता है 100 रुपए होता है, फिर इस पे 100 पे ब्याज लगता है। 100 पे ब्याज लगेगा कितना? 10 रुपए, 10% दर से। फिर तीसरे साल सबसे पहले मूलधन पे ब्याज लगेगा, जो आप कहेंगे सर ये ब्याज आया कितने रुपए? ये आ गया 100 रुपए। फिर क्या होगा? इस 100 रुपए पे ब्याज लगेगा दोस्तों। ब्याज पे ब्याज लगता है कितने रुपए? 10 रुपए। फिर इस ब्याज पे ब्याज लगेगा कितने रुपए? 10 रुपए। फिर 10 पे ब्याज लगेगा 1/10 या 10%, कितना हो जाएगा? 1 रुपए। तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं दोस्तों कि यहाँ पे देखिए, पहली जो लाइन निकल के आई है हमारे पास, पहले साल का साधारण ब्याज 100, दूसरे साल का साधारण ब्याज 100, तीसरे साल का साधारण ब्याज 100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितने रुपए हो जाएगा? यहां से 300 रुपए। कितने रुपए होगा दोस्तों? 300 रुपए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज आप कहेंगे सर 300 रुपए ये हैं और 31 रुपए ये हैं, तो कितने आ गए दोस्तों? 331 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है कितने? 300 रुपए, 331 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। अंतर जो है सीआई और एसआई का, सीआई एसआई का अंतर कितने रुपए आया है? 31 रुपए। तो जो ये आता है हमारे पास, ये जो आया 3 साल में, अगर मैं बात करता हूं 3 साल के लिए, तो 3 साल में जो ये संख्या दिख रही है आप लोगों को, ये क्या होता है? ये होता है दोस्तों सीआई और एसआई का अंतर। मतलब 10, 20, 30 और 1 31। 31 जो है वो क्या आ गया हमारे पास? अंतर निकल के आ गया। इतना क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है? अगर 2 साल की बात करते हैं हम, 2 साल की,
तो 2 साल के लिए आप कहेंगे सर 2 साल का, सिर्फ 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 200 रुपए होगा सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 210 रुपए। कितना हो जाएगा, ये 10 भी ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं अंतर की बात करता हूं तो अंतर आ गया सिर्फ 10 रुपए। मतलब ये जो संख्या होगी ये किसके बराबर होगी, ये अंतर के बराबर, 2 साल के अंतर के बराबर। ये इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो देखिए हमारे पास ना तो मूलधन है ना दर है दोस्तों। मैं मान लेता हूं कि जो मूलधन है वो मूलधन मान लिया मैंने P था, प्रिंसिपल जो है वो मान लिया क्या था दोस्तों, ये P जो है प्रिंसिपल है। इसको 3 साल में बांट दिया जाता है। जब रेट बराबर रहती है, रेट जो है दर बराबर रहती है, तो यहां पे जो आएगा वो निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहां पे क्या होगा दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट, यहां पे क्या होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। इतनी बात आप लोग समझे होंगे। अगर यहां पे सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट रहा है तो आप देखेंगे कि यहां सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लगेगा। मतलब क्या लिखा हमने, 100 और 100, इसकी जगह क्या लिख दिया, तीनों जगह सेम संख्या लिखी। अब इसके ऊपर ब्याज लगेगा तो कुछ अलग से नंबर निकल के आया 10, तो इस पे ब्याज लगाया। जो नंबर निकल के आया वो मान लेता हूं मैं, वो आ गया हमारे पास ABCD, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने मान लिया A था। 10 रुपए यहां पे ब्याज बने हैं तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, 10। मतलब A रुपए यहां पे आ गए, यहां पे भी सेम है 10, तो यहां पे कितना हो जाएगा, A रुपए ब्याज हो जाएगा। अब यहां पे ये चीज जो आई है ये इससे अलग निकल के आई है, तो मैं यहां पे मान लेता हूं ये जो है ये आ गया हमारे पास B रुपए ब्याज। क्या आ गया दोस्तों, B रुपए ब्याज आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइए शाबाश। अच्छा अब अगर मैं 3 साल की बात करता हूं तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर कितना होगा, A 3A, हम लिख सकते हैं इसको 3A प्लस में क्या हो जाएगा B, 3A प्लस में B। और रेशियो बताया गया है हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना है, 1 का। कितना है दोस्तों, 1 का। तो ये हमारे पास अंतर निकल के आता है। जो रेशियो बताया है इसने हमें 19:6 का अनुपात बताया है। कितना रेशियो बताया है, 19:6 का। आप कहेंगे सर 19:6 का अगर रेशियो है तो इसका मतलब आया कि A की वैल्यू 6 है। A की वैल्यू कितनी है, 6 है। अगर A की वैल्यू 6 रही है तो 3A की वैल्यू कितनी रही होगी, 18। अगर ये वैल्यू 18 रही है और B को जोड़ने के बाद 19 बनती है तो B का मान कितना रहेगा, 1। B का मान 1, तो मैं A की जगह लिख सकता हूं, A की जगह कितना है, 6 है। यहां पे B की जगह कितना है दोस्तों, 1 है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइए। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको 10 मानता हूं, यहां पे 10 पे हमें ब्याज लगाया था 1 रुपए। अगर आप रेट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 10 रुपए पे 1 बड़े हैं, गुणा कर दो आप 100 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 10% रेट आ जाएगी, जो हमने 10% मान के चले हैं। तो यहां से भी क्या है, 6 रुपए पे 1 रुपए बढ़ता है। आप लोगों को 100 पे बताना है और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% जो है आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये चीजें सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताई है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है इतना लंबा नहीं बनेगा, ये फालतू की बातें थी जो मैं अभी साफ कर रहा हूं। देखिए ये बातें, ठीक है। यहां पे जो है क्वेश्चन को सिर्फ आप इतना लिखेंगे कि जो 3 साल का और 2 साल का अंतर होता है वो होता है 3A प्लस B, और A जो है A 2 साल का अंतर होता है, इतना लिखेंगे। A की वैल्यू अगर 6 बताई गई है तो 3A 18 होगा, तो इसकी वैल्यू 19 बताई गई है, तो B का मान 1 है। 6 पे कितना बढ़ा है, 6 पे 1, 6 पे 1 का मतलब 16 सही 2/3% होगा। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। बताता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में
यहां पे आप लिखेंगे 3 वर्षों में, यहां पे लिखेंगे 3 वर्षों में 4818 रुपए तथा 6 वर्षों के पश्चात 7227 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? बताइए, क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 4818 रुपए तथा 6 वर्षों के पश्चात 7227 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? तो वह धनराशि क्या है? आप लोग क्वेश्चन देखिए, समझते हैं क्या है दोस्तों। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, जो पहला मिश्रण है, कैसा क्वेश्चन आता है वो चीज देखिए। अगर पहले कहता है 3 वर्ष, कितने वर्ष दोस्तों? 3 वर्षों में। उसके बाद कहता है 6 वर्षों में, कितने दोस्तों? 6 वर्षों में। या फिर आपको कहता है 4 वर्ष, पहले 4 वर्ष कहता है और फिर बताता है 8 वर्षों में, कितने दोस्तों? 8 में। अगर कहता है 5 वर्षों में, 5 से डबल करता है 10 वर्षों में, कितने दोस्तों? 10 वर्षों में। अगर कहता है आपको 6 वर्षों में, 12 वर्षों में, 6 से 12, 7 से 14, इस तरह से अगर डबल बताता है उतने ही वर्ष में, जितने साल पहले, इसका मतलब यह हुआ कि पहले 3 साल में इतने होता है, 3 साल के बाद अगले 3 साल, या टोटल शुरू से 6 वर्षों के पश्चात 2772 रुपए होता है। ये बात है दोस्तों, ठीक है। मतलब पहले क्या होता है, पहले कुछ भी धनराशि है यहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन पहले 3 वर्ष में, 3 वर्ष में जो है धनराशि कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में 4818 रुपए धनराशि होती है। अगले 3 वर्ष में, मतलब यहां से 6 वर्ष, 3 वर्ष में जो है, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 7227। कितनी हो जाती है दोस्तों? 7227 हो जाती है। इतनी बात समझे हैं? आपको ये अंतर देखना होता है, यहां से 3 वर्ष बने हैं, लेकिन 3 और 3 ये कितने हो गए? 6 वर्ष। कहता है उसके 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, उसके 3 वर्ष बाद कहता है तो भी यही है, अगर यहां से 6 बताता है तो भी बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे जो पहला मिश्रण जो बताया गया है, पहला मिश्रण, उसको आप 2 बार लिख देंगे, 4818 गुना में 4818, और जो सेकंड मिश्रण बताया गया है उससे जो है आप इसको भाग कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? भाग कर देंगे। इससे जो है आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल के आ जाता है, मूलधन निकल के आ जाता है। क्या होता है दोस्तों? मूलधन निकल के आ जाता है। इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो यह आ जाएगा दोस्तों, काट लेते हैं, 3 से कट रहा है, 3 दूनी कितना होगा? 6, 3 चौके 12, 3 निम्मे 27, यह आ गया 2409। 3 से काट देता हूं, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 1606। 2409 गुणा 2 करोगे 4818 आ जाएगा, गुणा में 2 किया, 1606 गुणा 2 किया हमने, कितना आ गया दोस्तों? 3212। तो मूलधन जो रहा है वो कितने रुपए रहेगा? 3212 रुपए रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? 3212 रुपए रहेगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ऐसा होता क्यों है साथियों? अगर ये बात आप समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में धन हमेशा हर वर्ष बराबर बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? बराबर बढ़ता है। मैं अगर मान के चलूं कि मान लिया हमने 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं दोस्तों? 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, या मान लेते हैं हम 1000 रुपए हैं, कुछ भी मान लो आप। 1000 रुपए पे जो है 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से एक वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? आप कहेंगे सर 110 रुपए। कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। तो मिश्रधन निकाला हमने, मिश्रधन 110। फिर मिश्रधन अगले वर्ष देखते हैं, 110 पे ब्याज लगेगा, ये 100 रुपए मान के चलते हैं हम, अगर 1000 लेंगे तो 1100 रुपए हो जाएगा। यहां पे आ गया दोस्तों कितना? 121 रुपए।
फिर तीसरे साल चलते हैं हम, तीसरे साल कितना हो जाएगा दोस्तों ये 133 रुपए 10 पैसे, 133 रुपए 10 पैसे ऐसे बढ़ेगा। अगर मैं ये बात कहता हूं आपसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में कहेंगे आप 100 से 110 हो गया, फिर कितना हो गया 120 हो गया, फिर कितना हो गया 130 हो गया, यही बात है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है 100 से 110 मतलब 10 रुपए बढ़ते हैं, फिर 10 रुपए बढ़ते हैं, फिर 10 रुपए। तो साधारण ब्याज में तो क्या होता है हर साल ब्याज बराबर लगता है, रुपए में हमेशा बराबर लगता है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में रुपए में बराबर नहीं लगता। आप कहेंगे सर यहां से रुपए जो बढ़े हैं वो बढ़े हैं 10 रुपए, यहां से कितने बढ़े हैं दोस्तों 11 रुपए, कितने हो गए 11 रुपए, यहां से कितने हो जाएंगे 12 रुपए 10 पैसे, कितने हो गए दोस्तों 12 रुपए 10 पैसे बढ़ रहे हैं, यही बात है, हमेशा बराबर नहीं बढ़ते। लेकिन गुणा में अगर मैं बात करता हूं गुणा की, तो गुणा में हमेशा बराबर बढ़ता है। क्या होता है गुणा में हमेशा बराबर बढ़ता है। कैसे गुणा में बराबर बढ़ेगा, आप लिखेंगे 110, 110 रुपए हो गए, कितने पे बढ़े हैं 100 पे, 100 पे जो है बढ़ने के बाद कितने हो गए 110, जीरो से जीरो काट देते हैं, 1.1 गुना जो है रुपए बढ़ गया, कितना बढ़ गया दोस्तों 1.1 गुना। आप लिखेंगे यहां पे अगर मैं ये कहता हूं 100 का 1.1 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1.1 गुना कितना आ गया आपका 110 आ जाएगा, 1.1 के साथ गुना करेंगे तो ठीक है। इसके बाद यहां से देखते हैं 121 रुपए, 121 रुपए किस पे बढ़ने के बाद 110 पे, 110 पे काट लेते हैं इसको, इसको काट दिया 11 से, 11 11 121, ये 10 आ गया, 11 बटे 10 का मतलब कितना आ गया दोस्तों 1.1, मतलब यहां से कितने गुना बढ़ा है धन 1.1 गुना बढ़ा है। इसके बाद 121 से कितना हुआ है 133.1, हम लिख लेते हैं 133.1 बटे में कितना 121, पॉइंट जब मैं हटाता हूं तो यहां पे जीरो लगा लेते हैं, एक बार के लिए 11 से काट दिया हमने, 11 से काटने के बाद ये आ गया 121, ये 11 से काटने के बाद 110, फिर 11 से काट दिया मैंने, ये आ गया 11 और ये कितना आ गया 10, मतलब 1.1 गुना धन जो है यहां से बढ़ा है, कितना बढ़ा है दोस्तों 1.1। तो यहां पे जो है एक साल में 1.1, एक साल में 1.1, एक साल में 1.1 गुना बढ़ेगा। तो गुणा में धन जो होता है वो क्या होता है बराबर बढ़ता है हर साल। अगर मैं ये कहता हूं यहां से 2 साल में कितने गुना हुआ है, तो आप कहेंगे सर 1.21 गुना होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 1.21 गुना हो जाएगा। तो अगले 2 साल में, अगले जब 2 साल आएंगे उनमें भी कितना बढ़ेगा ये 1.21, उससे अगले जो 2 साल आएंगे उनमें भी कितना होगा 1.21। अगर मैं पहले 3 साल की बात करता हूं तो जितने गुना धन बढ़ के आया है तो वो बढ़ने के बाद कितना होगा अगले 3 साल में भी उतना ही होगा, बढ़ने के बाद जितना आएगा अगले 3 साल में भी उतना ही होगा। तो गुणा में जो है धन हमेशा बराबर बढ़ता है। इतनी बात आपको समझ भी आ गई होगी, बेसिक से बिल्कुल मैंने समझाया आपको। अब देखिए क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले कुछ प्रिंसिपल था, मूलधन था, उस प्रिंसिपल पे क्या होता है दोस्तों धन बढ़ जाता है, पहले 3 साल में जो है धन हो गया 4818 रुपए, कितना हो गया 4818। उस पे फिर क्या होता है फिर बढ़ जाता है धन, फिर धन बढ़ने के बाद कितना हो जाता है 7227 रुपए, कितना हो जाता है 7227 रुपए हो जाता है। तो आप कहेंगे सर जो मूलधन है प्रिंसिपल है उसका, प्रिंसिपल का अगर ये भी 3 वर्ष रहे हैं और ये भी 3 वर्ष रहे हैं तो इस मूलधन पे कितने गुना बढ़ा, ये बढ़ा दोस्तों कितना 7227 बटे में 4818 गुना, कितने गुना बढ़ा दोस्तों 7227 बटे 4818 बढ़ा है, और बढ़ने के बाद जो है 4818 हो जाता है। मूलधन को यहीं पे रखते हैं, इसको इस साइड लेके जाओगे आप 4818 बटे में कितना आ जाएगा आपका 7227 आ जाएगा।
तो ये जो है यही चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि आप इसको 2 बार लिखेंगे और भाग कर देंगे किससे, सेकंड मिश्रण से, तो आपका आंसर जो है वो आया था दोस्तों 3212, जो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना है और इस तरह के क्वेश्चन कर लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कॉस्ट प्राइस बताना है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ऑप्शन ए रहेगा आपका 40, ऑप्शन बी रहेगा आपका 50, और ऑप्शन सी रहेगा 60, और ऑप्शन डी जो है वो रहेगा आपका 70। ये रहेगा। आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ क्या बताया, 96 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस बताया गया है, तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपके सामने जो है इसने 96 बताया, 96 के आप दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनका अंतर जो है अंतर 10 का हो। ऐसे गुणनखंड करेंगे आप जिनका अंतर कितना हो, 10 का हो, 10 का हो। 96 का मतलब आप लिखेंगे 16 छिक्के 96, 16 गुणा में 6 करेंगे, 16 गुणा 6, इनका अंतर किसके बराबर आता है दोस्तों, 10 के बराबर। आप जो ये 10 है मतलब 0 जो है इस छोटी वाली संख्या के साथ लगाएंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों डायरेक्ट। जब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना होता है तो आप लिखेंगे 10 गुना में वर्गमूल सेलिंग प्राइस एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे प्लस में लिख देंगे आप 25 और माइनस कर देंगे दोस्तों 50। माइनस क्या करेंगे 50। जब बात करता है लाभ की, प्रॉफिट की, तो हम इस तरह से जो है क्वेश्चन करेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये आने की बात करता है, आने की, लॉस की, तो लॉस के लिए आप क्या करेंगे, 10 गुना में कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। कॉस्ट प्राइस बराबर 10 गुना में जो सेलिंग प्राइस दिया गया है उसमें से आप जो है 25 को माइनस करेंगे, या 25 में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, मतलब अंतर लेना है ये आप लोगों को। और माइनस ये 50 जो है दोनों में बाहर रहेगा। क्या करेंगे, बाहर जो है वो 50 रहेगा। तो आने की जब बात करता है तो हम इसमें रख देंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, आनी जो है, आनी में हमेशा आंसर जो है आपके 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। देखिए जब लाभ की बात करता है तो आप लोगों को अंतर लेना है। क्वेश्चन में मतलब 60 जो है, 60 हमारा आंसर आया। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 60 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो कितना रहेगा, 96 रुपए रहेगा। यहां से आप लोगों ने देखा प्रॉफिट कितने का, 36 का, कितने पे, 60 पे, गुणा करेंगे आप 100 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 6 छिके 36, मतलब कितना आ गया आपका 60। 60 रुपए जो है वो कॉस्ट प्राइस था और 60% जो है प्रॉफिट आया है। यही बात इसने पूछी थी दोस्तों, बराबर होना चाहिए, तो आप अंतर लेंगे। लेकिन आने की जब बात करता है, मैं इसी क्वेश्चन में आप लोगों को अगर कोई डाटा सेट करूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं 24। कितना दोस्तों, 24 लिख दिया हमने, और लाभ की जगह लिख देते हैं आनी। क्या लिख देते हैं, आनी। अगर ये आनी लिखते हैं और 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की आनी होती है, तो आप या तो इसमें रखिए, इसमें रखते हैं तो आपका आंसर आएगा -40। -40 का मतलब 40 जो है, 40 वो क्या होगा दोस्तों, 40 जो है आप कॉस्ट प्राइस रख सकते हैं। या फिर 24 के 2 ऐसे फैक्टर बनाएंगे आप जिनका जोड़ 10 हो। 6 चौके कितना होगा, 24, 6 चौके 24, 40 भी आपका सही आंसर होगा, और 60 भी जो है वो क्या होगा दोस्तों, सही आंसर होगा। 40 और 60 दोनों सही आंसर है। देखिए 60 रुपए की अगर कोई वस्तु है, 60 रुपए की वस्तु को अगर ये 24 रुपए में बेचता है तो आनी होगी 36 की। कितने पे होगी दोस्तों, 60 पे। गुणा करेंगे आप 100 के साथ, यह आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया, 60% की आनी होती है। अगर 40 की वस्तु को 24 में बेचता है तो आप कहेंगे सर आनी हुई 16 की, कितने पे, 40 पे। गुणा करेंगे आप 100 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 4 आ गया, मतलब 40% की क्या होती है,
आनी होती है। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इन क्वेश्चनों को करना होता है दोस्तों आपको। आप आने की बात करता है तो ध्यान रखेंगे, अगर 40 आंसर आया है तो 60 भी जो है सही आंसर होगा। इन दोनों का जोड़ जो है वो 100 आना चाहिए। पूरा कितना आना चाहिए दोस्तों? 100 जोड़ आना चाहिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। हाँ जी, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया व पुराना भाव ज्ञात करें। चावल का नया व पुराना भाव ज्ञात करें। देखिए क्या है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को करते हैं फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन से करवा देता हूं मैं आपको लोगों को जो है। देखिए क्या बताता है 25%। 25% क्या बताया है दोस्तों? 25% चावल का दाम बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया, बढ़ाने का मतलब क्या है? 25% को आप लिखेंगे कितना दोस्तों? 1/4। कितना लिखेंगे? 1/4। इसका मतलब है पहले चावल का भाव जो है कितना था? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना था दोस्तों? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। अब चावल का भाव जो है वो कितना हो गया? 5 रुपए। 5 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 5 रुपए प्रति किलोग्राम। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। 5 रुपए प्रति किलोग्राम। देखिए जब 4 रुपए में चावल आता था, 4 रुपए में, आज चावल कितने में आता है? 5 रुपए में। तो 4 रुपए में तो चावल ज्यादा आता होगा। 5 के भाव की बजाय 5 रुपए भाव होता है तो क्या होगा दोस्तों? कम मिलेगा। तो आपको जब किलोग्राम में वस्तु निकालनी है तो आप इनका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्यों कर देंगे? यहाँ पे 5 किलोग्राम चावल मिलता था। कितना मिलता था दोस्तों? 5 किलोग्राम। आज चावल कितना मिलता है? 4 किलोग्राम। आप लोगों को इस चीज पे ध्यान देना है। देखिए क्या होता है, जब 4 रुपए प्रति किलोग्राम चावल आता था तो हमने मान लिया कुछ भी आता था, कितने भी किलोग्राम लेके आता था, लेकिन भाव जब ज्यादा हो गया 5 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 4 में ज्यादा आएगा, 5 में कम आएगा 5 के भाव से। तो मैं 4 इनको विपरीत कर देते हैं दोस्तों। विपरीत मतलब पहले 5 किलोग्राम आता था, आज कितना आता है? 4 किलोग्राम आता है। इतनी बात आप लोग समझे होंगे, बताइए। अच्छा यहां से देखते हैं, अब पहले 5 किलोग्राम आता था, आज अगर 4 किलोग्राम आता है तो आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम जो है चावल कम मिलता है पहले से, लेकिन मिलता कितना है दोस्तों? 10 किलोग्राम जो है कम मिलता है। तो 1 की वैल्यू अगर 10 के बराबर है, 1 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे पहले कितना मिलता था? 50 किलोग्राम मिलता था। अब कितना मिलता है? 40 किलोग्राम। अब कितना मिलता है दोस्तों? 40 किलोग्राम। इतनी बात समझ आई है आपको? देखिए पहले 50 किलोग्राम कितने रुपए में मिलता था? 400 रुपए में। अगर 400 रुपए में 50 किलोग्राम चावल मिलता था तो भाव कितना रहा है दोस्तों? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना रहा है? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। आज अगर 40 किलोग्राम मिलता है 400 रुपए में, 400 रुपए में 40 मिला है तो भाव कितना रहा है? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पुराना भाव या पहले का जो भाव था वो कितना था? 8 रुपए प्रति किलोग्राम। नया भाव या अब का जो भाव है वो कितना रहेगा? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं तो आपको, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, बुकों में लिखा भी रहता है, डायरेक्ट जो है ट्रिक लिखी रहती है। ट्रिक क्या होती है इनकी कि आप डायरेक्ट जो है ये चीज लिख सकते हैं। मान लिया मैं अगर आपसे ये कहता हूं नया भाव निकालना है आपको, क्या करना है दोस्तों? नया भाव। तो नया भाव जो होता है वो बराबर होता है जो कीमत बताई गई है वो लिखेंगे आप। क्या करेंगे दोस्तों? जो कीमत बताई गई है वो गुणा में प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी बटे में कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, और गुणा कर देंगे आप 100 के साथ। क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे आप 100 के साथ। जैसे कीमत कितने रुपए है? कीमत 400 रुपए है। प्रतिशत वृद्धि या कमी लिखेंगे आप। 400 का मतलब 25% निकाल लेंगे। बात इतनी सी है। क्या करेंगे? 400 का 25% निकाला
और उसको भाग कर देंगे कम या अधिक मात्रा जो आई है उससे। 2 जीरो से 2 काट देते हैं, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 5 से ये काट दिया हमने, 5 पंजे कितना हो रहा है दोस्तों 25 है, तो 5 दूनी कितना आ गया 10 है। तो नया भाव जो है बढ़ने के बाद क्या भाव हो गया 10 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना हो जाएगा दोस्तों 10 रुपए प्रति किलोग्राम। डायरेक्ट आप ये चीज अगर रखते हैं तो भी आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको निकालना है पुराना भाव, क्या करना है दोस्तों पुराना भाव, तो आप इसी चीज को सेम रखेंगे। पुराना भाव निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जो कीमत बताई गई है वो लिखेंगे, कीमत गुणा में प्रतिशत वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि या कमी, बटे में कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, और गुणा में कर देंगे 100 प्लस में अगर वृद्धि हुई है तो वृद्धि लिखेंगे आप, और अगर कमी हुई है तो 100 माइनस में क्या करेंगे दोस्तों कमी लिखेंगे यहाँ पे। बस इतना करना है और आपको कुछ नहीं करना होता। कीमत जो है वो कितने रुपए है 400 रुपए, गुणा में वृद्धि 25 है, बटे में आप लिखेंगे 10 और गुणा में कर देंगे 125, वृद्धि हुई है तो 125 है, 25 से काट देंगे, 25 पंजा 125 है, 0 से 0, 5 अट्ठे 40 है। तो पुराना जो भाव रहा है वो कितना रहा है दोस्तों 8 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। कितना रहेगा 8 रुपए प्रति किलोग्राम। इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर एक्स मान के भी कर सकते हैं, वो करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन से क्वेश्चन बताया है, आप लोग फ्रैक्शन से क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, आसान भी रहेगा, जल्दी भी होगा क्वेश्चन, टाइम भी बचेगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन बताइए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है। बताता है दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, एक को 25% लाभ पर बेचा गया और एक को 20% हानि पर बेचा गया, तो इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, बताइए शाबाश। देखिए इस क्वेश्चन के मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं दोस्तों। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए 16 सही 2/3%, ऑप्शन बी 2 सही 18/41%, ऑप्शन सी 3 सही 6/41%, ऑप्शन डी न लाभ होगा न हानि होगी। तो ये जो है आपके ऑप्शन रहेंगे, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को खुद से करना है। ऑप्शन जो है आप कमेंट्स में बताइए, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस क्वेश्चन को कराएंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करना है।
देखिए ये जो है जो क्वेश्चन करवाए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट किस एग्जाम के लिए? आपका दिल्ली पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, हरियाणा सीईटी मेंस है, या एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, उन एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जो है आप लोगों को देख के इस क्वेश्चन का जो है जो भी आंसर बनता है आपका निकल के आता है, आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। या तो आप आंसर लिखेंगे या फिर ऑप्शन ए बी सी या डी लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी लिखेंगे, ए बी सी या डी, जो भी आपका आंसर बनता है, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। ठीक है, और कमेंट्स जो है वो करना ना भूलें इस क्वेश्चन का साथियों। ठीक है, तो इसके साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।